लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रो। सो अप्रैल, अब बंद हो गया क्या? अच्छा, अप्रैल 29 2024 पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। सो डिलॉयट ने हाल ही में इंडियन जीडीपी फोरकास्ट को कितना बढ़ाया है? फ्रॉम 6.9 टू 7.2 से उसने अभी हाल ही में से 7.6 से लेकर के 7.8 कर दिया है। इसे याद रखने का तरीका क्या है? 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, बस 6 7 8 ये याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यही बात कि आरबीआई ने हाल ही में इशू किया है कुछ गाइडलाइन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के। अगर वो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस चाहते हैं तो इन सभी में से कौन सा करेक्ट है? तो सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर कोई लाइसेंस चाहता है यूनिवर्सल बैंक का तो उसकी नेटवर्थ करीब 1000 करोड़ की होनी चाहिए। कैपिटल एडवोकेसी रेशियो जिसे CAR बोला जाता है 15% होना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3% का होना चाहिए। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम इतना मेंटेन होना चाहिए, तो उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया जा सकता है। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक का इसके अलावा भी पेड अप कैपिटल बनाने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का कोई बनाना चाहता है तो 200 करोड़ चाहिए होता है। इंडिया में टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी न्यूज़ में था। किस कारण से? क्योंकि इसने अभी हाल ही में 2 तरीके के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक रुपे क्रेडिट कार्ड, रुपे स्पॉन्ड क्रेडिट कार्ड जो कि विथआउट FD बैक्ड होगा, और नेमो वीज़ा क्रेडिट कार्ड जो कि FD से पीछे बैक्ड होगा, यानी आप मिसिंग करते हो कोई तो FD तोड़ करके पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ATM इंश्योरेंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में RBI ने रिलीज़ किया था कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइन, ठीक है, किस लिए? लोन प्रोडक्ट्स के लिए जो LSP द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सो यहाँ हमें बताना है LSP है क्या। सो LSP है आपका लेंडर सर्विस प्रोवाइडर, लेंडर सर्विस प्रोवाइडर। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LSP? LSP का फुल फॉर्म है लेंडर सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सेबी ने किसके ऊपर पेनल्टी लगाई है एज उन्होंने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की जो फ़ी पेमेंट थी उसे सीन्स कब से 200 से यानी 2000 से पेमेंट इरेगुलर बेसिस पे की है, तो उसका नाम है BSE ने ऐसा किया है। और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो देखो, फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव है, हाँ जी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव है, हाँ जी। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी है, डेट कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो स्वैप और डेट आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पास आता है कि हाल ही में क्रेडिट कार्ड का जो स्पेंड था वो 27% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। अभी हाल ही में ये कितना ट्रिलियन हो चुका है? 18.26 ट्रिलियन हो चुका है। इतने का हमने स्पेंड कर डाला है, और ये 27% का प्रीवियस ईयर से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। पहले कितना था? ये 14 ट्रिलियन था, अभी कितना है? 18.26 ट्रिलियन है, ठीक। तो ये बात को याद रखना है। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि इन सभी में से किस लेंडर क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस इन सभी में से कौन है लीडर इन क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस में, ठीक है। तो आपका इसमें सबसे बड़ा जो आंसर आता है वो है HDFC ने सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड बांटे हैं। HDFC के बाद कौन सा आता है? SBI कार्ड आता है, और तीसरा आता है आपका ICICI कार्ड। अब जॉम्बी मोड थोड़ा सा यहाँ ऑन करते हैं तो हमें क्या दिखेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्लाई वायर लॉन्च किया था। फ्लाई वायर है क्या? कि जो इंडियन स्टूडेंट है फ़ॉरेन में जाकर के इन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको लोन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक SBI को देगा 1 बिलियन का लोन या क्रेडिट, जो कि इसे इन्वेस्ट करना होगा EV सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। और हाल ही में स्टेट बैंक ने NCMC कार्ड को भारत बिल के साथ लिंक किया था ताकि हम अपने जो पेमेंट हैं वो भारत बिल पे के साथ भी कर सकें। इसके अलावा डेप मैनिपुलेशन के कारण SBI के ऊपर 2 करोड़ का फ़ाइन लगाया गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ एक्सिस बैंक।
सो एक्सिस बैंक से रिलेटेड क्या है कि ये 4th लार्जेस्ट बन चुका है मार्केट कैप में इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग में, और इन्होंने हाल ही में डॉलर टर्म एफडी को लॉन्च किया था, और इसे कहाँ लॉन्च किया गया है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। यस बैंक न्यूज़ में था क्योंकि इसने ग्लोरी को लॉन्च किया है पेरिस ओलंपिक में जो इंडियन प्लेयर्स जाएंगे उनके लिए, एथलीट्स के लिए। HDFC बैंक न्यूज़ में था क्योंकि इसने क्रेडला के 100% और एजुकेशन के 100% सेल किए हैं। साथ ही साथ 20% इसने सेल किया है HDB में MUFG बैंक को, जो कि एक जापानीज़ बैंक है। इसके अलावा ये कवरत्ती में, लक्षद्वीप कवरत्ती में पहला ब्रांच खोलने वाला पहला इंडियन बैंक बना है, ठीक है, प्राइवेट बैंक। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है अपने पास, इंडिया की जो नेट हाउस होल्ड सेविंग है वो डिक्लाइन की गई है 5.3% से टोटल GDP का। पहले हमारी जो टोटल GDP की टोटल सेविंग थी वो करीब 7.3% थी FY22 में, बट अभी ये FY23 का जो डाटा आया है उसमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट देखने को मिला है। ये सेकंड हाईएस्ट लेवल में लो है सिंस 1970 के बाद हम सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा ये न्यूज़ बता रही है। इसको रिलीज़ किया है RBI ने। इसके अलावा ये 47 ईयर लो पे पहुंच चुका है। इससे पहले ये कब हुआ था, 1970 में हुआ था जब 5.8 पहुंचा था। अभी हाल ही में ये 5.3 पहुंच चुका है, जो कि मोर देन डाउन है। तो आइडल क्या रहता है 7 के पास, बट अभी 5.3 GDP का हो चुका है, इम्पॉर्टेंट है। अब ये कारण हुआ क्या है, तो इसके जो रीज़न्स हैं मेनली इंक्रीज़ इन हाउस होल्ड डेट, जो सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड डेट है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है। दूसरा इसके रीज़न से जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट होना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का पैदा होना, फेवरिंग सर्टन कंजप्शंस, यानी कंजप्शंस बहुत ज़्यादा हाई इंडिया में बढ़ रहे हैं, एडुकेट फाइनेंशियल एजुकेशन ना होना, कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ जाना। हमसे यहाँ 3 मेन पॉइंट्स पूछा जा सकता है जो कि हाउस होल्ड सेविंग को कंसिस्ट करता है। तो पहला आता है फाइनेंशियल एसेट। अब हमसे ये मेन क्वेश्चन है कि हाउस होल्ड सेविंग में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है। तो फाइनेंशियल एसेट जैसे कैश हो गया, बैंक डिपॉजिट हो गया, रिटायरमेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टॉक, अदर इन्वेस्टमेंट हो गया। फिजिकल एसेट में आपका टेंजिबल एसेट जैसे हाउस वगैरह हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर और ऑर्नामेंट भी आपका प्रीसियस मेटल में एसेट यानी हाउस होल्ड सेविंग के अंदर आता है। तो कौन सी तीन चीज़ें, फाइनेंशियल एसेट, फिजिकल एसेट एंड गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट न्यूज़ आई थी कि NIPFP फोरकास्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो फोरकास्ट दिया है इंडियन GDP का ग्रोथ होगा कितने परसेंट से, 7.1% से ये ग्रो होगा। अच्छा, NIPFP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारी जो GDP है FY25 के लिए यानी 24-25 के लिए वो 7.1% से ग्रो करेगी, जो RBI के 7% फोरकास्ट के पास है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारी GDP फोरकास्ट 7 ही दी थी, और फिंच रेटिंग के अकॉर्डिंग भी 7 है, बट IMF के अकॉर्डिंग 6.8 है, और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी 6.8 है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है RBI ने डायरेक्ट किया है टेक चार्ज को कि वो PPI ऑपरेशंस को तुरंत रोक दें, साथ ही साथ रिफंड बैलेंस को जो उन्होंने मांगा है कस्टमर से उसको रोकने के लिए। अब PPI है क्या, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी जो उन्होंने वॉलेट की सर्विस विदाउट ऑथेंटिकेशन, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के बिना ही अपने प्लेटफॉर्म में लॉन्च कर दी थी, उसको बंद करना है, बुरिया बिस्तर उसका बांधना है। साथ ही साथ उन्होंने जो कस्टमर से कैशबैक मांगा था, जो उन्होंने उन्हें दे चुके थे, उसको रिटर्न मांगा था ऐप वालों ने, यानी किसने मांगा था, टेक चार्ज ने मांगा था, उसको भी RBI ने बोला है कि कोई देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, MCAP के मामले में 6 मोस्ट वैल्यूड, यानी मार्केट कैप के मामले में 6 मोस्ट वैल्यूड फिल्म की टोटल मार्केट कैप में 1.3 ट्रिलियन का राइज देखने को मिला है। सो टॉप 10 जो वैल्यूड हमारी मार्केट कैप में मोस्ट वैल्यूड में से हम बोल सकते हैं कंपनीज़ हैं, उसमें से टॉप 6 जो टॉप गेनर रही
उसका सबसे पहले स्टेट बैंक ने सबसे ज़्यादा मार्केट कैप एक्वायर किया है, आईसीआईसी, भारती एयरटेल, आईटीसी लाइफ इंश्योरेंस, फिर इन्फोसिस। मोस्ट वैल्यूड फिल्म में अगर बात करें तो आपका रिलायंस इंडस्ट्री आ जाएगा, उसके बाद TCS, HDFC, ICIC, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक, LIC, इन्फोसिस, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो अभी सबसे मोस्ट फास्टर गेनर कौन रहा है मार्केट कैप में, तो SBI याद रखना है, ICIC याद रखना है, भारती एयरटेल याद रखना है। तो करंट मार्केट कैप SBI का कितना हो चुका है, करीब 7 लाख करोड़ के पास, ICIC का 7.77 लाख है, और भारती एयरटेल का भी करीब उतना ही है, 7.51। तो सब आसपास झूल रहे हैं एक दूसरे के। इंटरनेशनल न्यूज़ पे बात करें तो वैनिक ने इम्पोज किया है वर्ल्ड का पहला टूरिस्ट सिटी फ़ी। अब क्या है कि अगर आपको इनके शहर वेनिस में एंटर करना है तो आपको $5.37 देना पड़ेगा, जो कि इंडियन रुपीज़ में 447.48 रुपीज़ होता है। आपको एंट्री फ़ीस के तौर पे वेनिस में एंटर करने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो वेनिक है सिटी, ये पैसा ले क्यों रही है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, इसको लेने के पीछे एक कारण है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उन्होंने इन्हें कहा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इन्हें कहा है कि इन्हें ये डेंजर साइट में डाल देंगे, डेंजर लिस्ट में डाल देंगे वर्ल्ड हेरिटेज की। क्यों यूनेस्को ने ऐसा कहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ जो हिस्टोरिक साइट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ख़राब हो रही हैं वो चीज़ें। तो वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में इसे डालने की बात भी कही गई थी। अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया। किस दिन सेलिब्रेट किया गया है यूनेस्को द्वारा, इसे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो एंट्री फ़ी कौन से डेट में लगाई जाएगी, अप्रैल 25 से लेकर के जुलाई 14 तक के बीच में एंट्री फीस लगाई गई। कितना, 5.37 का, इंडियन रुपीज़ में 447.48 रुपीज़। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट पर्सनलाइज mRNA वैक्सीन्स मेलेनोमा के लिए अंडर ट्रायल प्रोसेस में है। अब ये किस फेज़ के लिए, फेज़ 3 का ट्रायल इसका चल रहा है, जिसे यूनाइटेड किंगडम में किया जा रहा है। मेलानोमा क्या है, मेलानोमा एक प्रकार की डिजीज फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर है जो कि इंसान की जान भी ले सकती है। इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो mRNA 4157 के नाम से जाना जाता है, या फिर V940, mRNA V940 के नाम से भी आ सकता है। हमने इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी अभी कुछ समय पहले, जिसका नाम है नाइजीरिया ने पहला 5-in-1 मेलाजाइंटिस वैक्सीन बनाई है। ये किस लिए बनाई गई है, मेलाजाइंटिस कोकस जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रेन को रोकने के लिए, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये बीमारी बहुत कॉमन है मेलाजाइंटिस, उसके लिए नाइजीरिया ने बनाई। इसकी मदद किसने की थी, तो इसकी मदद की थी आपकी गावी ने, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स गावी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अनटार्ड ने अपना नेम को चेंज किया है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट में, यानी सिर्फ C को हटा दिया है, बाकी सब सेम है। तो UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर दिया है गया है। इसे हाल ही में इन्होंने अपनी 16th एनिवर्सरी मनाई थी। अब ये नाम बदलने के पीछे का कारण क्या है कि ये इन्हेंस करना चाहते हैं अपने इम्पैक्ट को, कि ये बताना चाहते हैं कि ये वॉइस हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की। सो ये फिर से दुनिया में मैसेज पहुंचाना चाहते हैं दैट दे आर द वॉइस ऑन द बिहाफ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। अच्छा, FY25 में अनटार्ड ने हमारा FY25 के लिए अनटार्ड ने हमें GDP फोरकास्ट कितना किया है, 6.7 किया है। इनका टैगलाइन क्या है अभी के लिए फ़िलहाल बोल सकते हैं, जिससे आप याद रखोगे कि वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्री ये बनना चाहते हैं। ये क्या है, एक प्रकार की परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को वर्ल्ड ट्रेड में, ठीक है। तो ये इसके अलावा इसे इस्टेब्लिश किसने किया था, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा किया गया था। इसे इस्टेब्लिश किया गया था December 30, 1964। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। फोकस करती है ट्रेड में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल रिपोर्ट जो आई है फूड क्राइसिस को लेकर के। तो
तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, जिसे GRFC के नाम से भी जाना जाता है, 2024 में रिलीज़ की है। इसे रिलीज़ किसने किया है? तो देखिए, इसे प्रोड्यूस करता है एनुअली हर साल फूड सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा किया जाता है। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? 2024 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। जो फूड क्राइसिस हो रहा है उसके ऊपर ये रिपोर्ट बात करती है। तो नियरली इसके अकॉर्डिंग 282 मिलियन पीपल्स दुनिया की 59 कंट्रीज़ में ऐसे हैं जो एक्यूट हंगर के शिकारी हैं। 24 मिलियन लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि हर 5 में से, इस डाटा के अकॉर्डिंग हर 5 में से एक व्यक्ति को अर्जेंट फूड की रिक्वायरमेंट है या फिर क्रिटिकल अर्जेंट एक्शन लेने के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा डेंजर में है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी हमें इसे रिसेंटली इसमें क्या डाटा याद रखना है कि 36 कंट्रीज़ दुनिया की टोटल 80%, हम बोल सकते हैं 80% मोस्ट हंगर पॉपुलेशन को कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, इसे किसने कहा है? GRFC ने कहा है। GRFC यानी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड एंड क्राइसिस ने कहा है। सिंस 2016 ये चीज़ें हैं। और गाज़ा स्ट्रिप जो है वो हाँ सबसे ज़्यादा, मतलब अपनी कंट्री का करीबन 80% भूखी पॉपुलेशन वो अकेले कंसिस्ट करती है। सबसे ज़्यादा भूखे कहाँ लोग हैं? गाज़ा स्ट्रिप में हैं। सो नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर दी ड्राइवर्स ऑफ फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस किस कारण से होते हैं? सो इसके मेनली बोल सकते हैं प्राइमरी ड्राइवर्स में 3 ड्राइवर हैं जो भारी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इनसिक्योरिटीज़, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, इकोनॉमिक स्टॉक के कारण। नेक्स्ट न्यूज़ है कि US प्लेस किया है इंडिया को अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, क्योंकि यहाँ IP जो प्रोटेक्शन है उसका वायलेशन देखने को मिला है। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है? IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की जो प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट होती है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया इसमें मिसमैनेज करता है। अब इंडियन की जैसे कि एडिडास को ओडिडास बना दिया गया, प्यूमा को मूमा बना दिया गया, इस प्रकार से, और इसे ट्रेड कर रहे हैं इस प्रकार से इसके प्रोडक्ट्स को। तो ये क्या है? एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, जो दिखती नहीं है बट हैं, उनकी वायलेशन हो रही है। तो इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है हाल ही में किसने? तो इसे 24th स्पेशल 310 रिपोर्ट का नाम दिया गया है। इसे लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है US ट्रेड एंड रिप्रेजेंटेटिव USTR ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। इस पे टोटल 23 ट्रेडिंग पार्टनर्स वॉच लिस्ट में रखे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम इसमें हायर लिस्ट में कौन है? चाइना है और इंडिया है। इसके अलावा चिली, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन और वेनेजुएला इन सभी लिस्टों में टॉप में आते हैं। इसमें इंडिया भी है ना। नेक्स्ट आता है नेशनल न्यूज़। अदानी अपने वेनिंजम जो पोर्ट है उसे अप्रूव कर रहा है एज अ इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब, यानी एक जगह शिप आएगी, उसमें सामान, बड़ी शिप में सामान लोड होगा, वो अनलोड होगा छोटी छोटी शिप्स में, जिसे फर्दर दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, हिस्सों में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो इसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है। तो जैसे सबसे बड़ा सॉफ्ट ट्रांसशिपमेंट हब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो सिंगापुर साइड हमें सबसे ज़्यादा अच्छे खासे बड़े ट्रांसशिपमेंट हब में देखने को मिलते हैं। तो हमें हमारा पहला कौन सा बनेगा? बेनिंजम पोर्ट बनेगा, जो कि अदानी द्वारा मेंटेन किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने हाल ही में 2 दिन की समिट होल्ड की थी। किसके लिए? क्रिटिकल माइंस को लेकर के। अब क्रिटिकल माइंस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप के मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे लिथियम बोलें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे बैटरीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें किसने कोलैब किया है हाल ही में? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन ने, जिसे शक्ति के नाम से भी जानते हैं, काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंटल एंड वाटर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका मेन एम क्या था? इसमें मेन एम था कि कोलैबोरेशन करना डिफरेंट इंस्टीट्यूट का, डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनका, इसके अलावा नॉलेज की शेयर करना, ड्राइव करना कुछ नए तरीके, जिससे क्रिटिकल माइंड्स को और बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके। समिट का टाइटल क्या था? क्रिटिकल माइंड्स समिट, इसका मेन टाइटल था। अच्छा, इसमें टोटल हमारे इंडिया में कितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं? तो टोटल 8
की मिनरल्स हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, मैं हर जगह क्रिटिकल माइंस बोलाऊँगा तो माइंड मत करना, क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो नाम पढ़ देते हैं, जैसे ग्लूकोनाइट है, लिथियम है, क्रोमियम, प्लेटिनियम, ग्रेफाइट, टंगस्टन, रेयर अर्थ एंड वेनेडियम है। नेक्स्ट है जेम एंड ज्वेलरीज सेक्टर को हाल ही में AEO स्टेटस दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इसके अलावा एक कंपनी जिसे, ये तो पूरा हो गया सेक्टर को AEO स्टेटस दिया गया है, AEO स्टेटस दिया गया है। उसके अलावा AEO का फुल फॉर्म क्या है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का, ठीक है, स्टेटस दिया गया है। अब ये ऑथराइज्ड स्टेटस होता है किसी भी सेक्टर को देने से कि वो अब एक इम्पॉर्टेंट तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने काम को लेकर के। फर्स्ट टाइम किसे AEO का स्टेटस दिया गया है, तो एशियन स्टार को इस फील्ड में सबसे पहला स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कौन सा इंडियन स्टेट बात करते हैं जिसने नाइगिरी तीरू सर्वे कंडक्ट कराया है, तो नाम है तमिलनाडु ने नीलगिरी तारू सर्वे को कंडक्ट कराया गया है। हाल ही में तमिलनाडु न्यूज़ में भी था क्योंकि ये सबसे बड़ा हब बना है इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट को लेकर के। तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट किया है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो हमने वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2024 को सेलिब्रेट किया है अप्रैल 28 को। इसके अलावा इसका थीम क्या था, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसका मेन थीम था। उसके अलावा अपॉइंटमेंट में अगर बात करें तो साना मीर को अपॉइंट किया गया है ICIC वुमेन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो हैं उन्हें एज आ एम्बेसडर ICIC का क्रिकेट का बनाया गया है वुमेंस में, और मेंस में लेजेंडरी प्लेयर युवराज सिंह को बनाया गया है एज एम्बेसडर फॉर ICIC मैन T20 के लिए। S जयशंकर जी को अभी एक रिसीव हुई है एक कॉपी एक किताब की, इंडियन न्यूक्लियर टाइटन्स की। चाइना लॉन्च किया है सुजुआवो 18 मिशन। इसका मेन एम क्या है कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को 2030 तक मून में भेजेगा। तो मिशन का नाम क्या है, इसे याद रखना है, सेंजुआवो 18 मिशन। सेंजुआवो 18 मिशन, क्या नाम है, सेंजुआवो 18 मिशन। विराट कोहली हाल ही में बने हैं सेकंड प्लेयर जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरीज मारी है। किसको इन्होंने पीछे छोड़ा है, शिखर धवन को छोड़ा है। विराट कोहली ने कितनी हाफ सेंचुरीज मारी है, तो हाल ही में इन्होंने 24 हाफ सेंचुरीज मारी है। वहीं शिखर धवन ने 23 मारी है। सबसे ज़्यादा डेविड वार्नर के रिकॉर्ड है 35 का। इंडिया की जो ज्योति जी हैं वो बनी हैं गोल्ड मेडल जीतने में, इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो इन्होंने आर्चरी वर्ल्ड कप जो शंघाई चाइना में हुआ था उसमें इन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीता है। तो ज्योति सुरु